चलिए बच्चों, स्वागत है आपका फिर से कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस पर अभी हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन को कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी हमारे चैप्टर हैं उनको सबको हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो बड़े बेसिक लेवल से आपको इसमें हर चीज़ को प्रॉपर सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले क्लासों के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो अभी आपके स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, तो सभी लोग अभी से अपनी इस तैयारी को आगे आने वाले एग्ज़ाम जब भी होंगे उन फ्री टाइम में घर पर आप अपनी बुक को रखकर आप आसानी से इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। बढ़िया अपने प्रॉपर नोट्स बना सकते हो, हर चीज़ को एक एक लाइन को आप क्लियर कर सकते हो। तो बात करते हैं हम। सबसे पहला हमारा चैप्टर है क्या, साइंस का, विज्ञान का फर्स्ट अध्याय की हम बात करने वाले हैं, जिसमें जो कि हमारा सबसे पहला चैप्टर दे रखा है आपको, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर की हम बात करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजी की, यदि हम बात करें, हमारा जो विज्ञान है उसकी यदि बात की जाए हमारा, तो हमारी इस साइंस के अंदर, विज्ञान के अंदर अलग अलग पोर्शन हमें दे रखे हैं। जैसे विज्ञान के अंदर सबसे शुरुआत में दे रखा है हमें क्या, केमिस्ट्री। तो इसके अंदर हम केमिस्ट्री की भी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। फिर दूसरा पोर्शन हमारा इसके अंदर आ जाता है किसका, बायोलॉजी का। दूसरा पोर्शन हमारा बायोलॉजी का है। और तीसरा पोर्शन है हमारा किसका, फिजिक्स का। फिजिक्स। और चौथा पोर्शन है हमारा इसमें एनवायरमेंटल का, यानी बोले तो पर्यावरण। पर्यावरण से रिलेटेड कुछ चीजें हमें अगले आगे आने वाले चैप्टरों में दे रखी हैं फिजिक्स के बाद। यानी 4 पोर्शनों को हमें 10th क्लास विज्ञान के अंदर क्या करना है, डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं आपके पास क्या, केमिस्ट्री का पोर्शन। क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे कुछ फॉर्मूले बनते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं बनती हैं, रासायनिक समीकरण बनते हैं। उन समीकरण को बैलेंस कैसे करना होता है, ये सारी चीजों को हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फिर हमारा बायोलॉजी वाला सेशन स्टार्ट होगा, फिजिक्स वाला और पर्यावरण वाला। इस तरीके से हमारा कोशिश है आपकी कि करीबन 3 महीने के अंदर आपका ये सिलेबस साइंस का क्या कराया जाएगा, आप लोगों को कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे ही आपके स्कूल ओपन हो जाते हैं, फिर आप स्कूल के हिसाब से वहाँ भी आप स्टडी करोगे। तो उस समय तक आपका एक सब्जेक्ट, जो कि साइंस आपका बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट आपको देखने के लिए लगता है कि साइंस के अंदर कुछ टेक्निकल वर्डों का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से साइंस में कहीं ना कहीं बच्चे वीक रह जाते हैं। जब क्लास में उनकी साइंस स्टार्ट होती है तो उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आता है। इसलिए आपके लिए ये सेशन जो है बिल्कुल फ्री रखा गया है। आपको सारी क्लासेज इसकी फ्री उपलब्ध कराई जाएंगी। तो सभी लोग प्रॉपरली तरीके से रेगुलरली अपनी क्लासों को अटेंड करें। तो इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर हमें दे रखा है क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, फिर हम बात करेंगे समीकरण क्या होते हैं, किस तरीके से चैप्टर के अंदर इन चीज़ों को बताया गया है। तो भाई देखो, जब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की, तो जब बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि कुछ भौतिक परिवर्तन है, कुछ रासायनिक परिवर्तन है, इन चीज़ों की थोड़ी सी अपन बात कर लें। आपने नाम सुना होगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। और एक होता है हमारे पास क्या, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। इन दो परिवर्तनों से हम थोड़ा सा समझने वाले हैं कि ये रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाएं हैं क्या होती हैं। भाई देखो, जो भौतिक परिवर्तन होता है, उस भौतिक परिवर्तन के अंदर जो भी हमारे पास पदार्थ है, पदार्थ मतलब हमारा या तो ठोस होगा या द्रव होगा या फिर गैस होगा। इन्हीं में से 3 अवस्थाओं में से हमारा पदार्थ अवेलेबल है। वैसे हम बात करें पदार्थ की अवस्थाएं और भी होती है। टोटल यदि हम बात करें तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हमारे पास 6 हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी और एफईसी। ऐसे टोटल मिला के पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हैं, 6। लेकिन हम सिर्फ 3 अवस्थाओं की अभी आपसे बात करने वाले हैं। बाकी की जो 3 अवस्थाएं हैं वो हमारी इस अर्थ पर पॉसिबल
नहीं है। तो हम ठोस, द्रव और गैस इन्हीं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात कर सकते हैं। अब भाई पदार्थ क्या है कि भाई दुनिया का जो भी कोई वस्तु बनी हुई है वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बनी हुई है, वही हमारा क्या है भाई पदार्थ है। तो वो पदार्थ या तो ठोस होगा या द्रव होगा या फिर गैस होगी। तो बात करते हैं हम भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ जो अवस्था होती है वो अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन। तो हम अंदाजा वहां लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंदर एक नए पदार्थ का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, नया पदार्थ बन जाता है, उसकी रासायनिक संरचना है, उसके गुण हैं, वो क्या हो जाती हैं, बदल जाते हैं। मतलब पहले वाले पदार्थ से यदि कोई नए प्रकार के पदार्थ का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए, तो हम वहां पे कह देंगे कि भाई यहाँ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। भौतिक अवस्था, भौतिक परिवर्तन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ अवस्था बदलेगी। अवस्था बदलने का मतलब ये है कि या तो जो ठोस होगा वो द्रव में बदल जाएगा, या जो द्रव होगा वो काय में बदल जाएगा, गैस में, या फिर गैस वापस से काय में बदल सकती है, द्रव में, और द्रव वापस से काय में बदल सकता है, ठोस में। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास बर्फ दे रखी है, बर्फ, ठीक है, और बर्फ को हमने बदल दिया काय के अंदर, जल के अंदर। तो भाई यहाँ पर सिर्फ अवस्था परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि बर्फ का भी सूत्र क्या होता है हमारे पास, H2O, और जल का भी सूत्र क्या होता है हमारे पास, H2O ही होता है। यानी दोनों की रासायनिक संरचना तो क्या है भाई, समान है। लेकिन बर्फ हमारे पास क्या थी, ठोस, और जल क्या है हमारे पास अभी, द्रव अवस्था में। तो मतलब यहाँ पे किस चीज में चेंज हुआ है, यहाँ सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हुआ है। और जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो हम उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन जब ही हमारे पास होगा जब उस पदार्थ से कोई नए प्रकार का क्या बन जाए, पदार्थ बन जाए। जैसे कि बात करें हम, एक लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी, इसको जलाया हमने, तो जैसे ही इसको जलाया तो इसको जलाने की वजह से क्या क्या बनने वाला है भाई, हमारे पास धुआं बनने वाला है, मतलब गैसें बनने वाली है। तो ठीक है भाई, गैस बनने वाली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लकड़ी भाई हुई कैसी, सॉलिड, और ये बन गया, इससे जो धुआं बन गया वो गैस बन गया। सर जहां भी तो अवस्था परिवर्तन हुआ है, हाँ भाई बिल्कुल अवस्था परिवर्तन हुआ है, लेकिन लकड़ी के जलने की वजह से कईयों प्रकार की गैसें बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, सल्फर डाइऑक्साइड बनी। तो ये नए प्रकार का एक पदार्थ बन के तैयार हो गया। तो लकड़ी को जलाना मतलब हमारे पास एक तरीके से कहलाएगा, ये क्या है यहाँ पे, रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर बात। तो यही है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं, हम इन्हीं चीजों को इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जब रासायनिक परिवर्तन के अंदर किसी नए पदार्थ का क्या हो जाता है भाई, निर्माण हो जाता है, तो हम उसे कह देते हैं रासायनिक परिवर्तन। और सिर्फ उसके भौतिक रूप में परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रंग रूप में परिवर्तन होता है, तो हम सिर्फ उसको कहेंगे कि ये भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक संरचना के अंदर उसकी, रासायनिक परिवर्तन के अंदर उसकी रासायनिक संरचना ही पूरी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो बात करते हैं, देखो यही आपको दे रखा है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का क्या हो जाता है, निर्माण, तो हम उसे कह देते हैं कि यहाँ पर कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्लियर बात, कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसकी संरचना ही बदल जाती है, तो उसे हम कह देते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, मतलब जो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, मतलब जिन पदार्थों की वजह से दो या दो से अधिक पदार्थों को हमने मिलाया और मिलाकर हमारी कोई रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हुई, तो भाग लेने वाले उन पदार्थों को हम नाम देते हैं क्या, अभिकारक। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम कह देते हैं क्या, उत्पाद। मतलब बात ये हुई कि जब जब हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी तब उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होंगे उन्हें हम नाम देंगे क्या, अभिकारक। और इन अभिकारकों से जो नया पदार्थ हमारे पास बनेगा उसे हम कहेंगे क्या, उत्पाद। ये हमारी कहानी है भाई। अब अभिकारक क्या है भाई, अभिकारक जो होगा ना वो हमारे पास दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, मतलब अभिकारकों की मात्रा हो सकती है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जो भी है डिपेंड करेगा रासायनिक अभिक्रिया पर। तो उत्पादी हमारे दो, तीन, एक, जो भी है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे उत्पाद भी बन सकते हैं हमारे पास। और ये तीर ये बताता है, ये जो एरो का निशान जो लगा हुआ है ये बताता है कि अभिक्रिया अभिकारक की तरफ से किधर की ओर हो रही है, उत्पाद की तरफ हो रही है।
यदि मैं इस तीर के निशान को इस तरीके से और लगा देता तो इसका मतलब यह है कि उत्पाद से वापस क्या बन सकता है, अभिकारक। यदि मान लो हमने अभी सिर्फ और सिर्फ एक तीर का निशान लगा रखा है तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ अभिकारक से क्या बन सकता है, उत्पाद। वापस उत्पाद से क्या नहीं बन सकता, अभिकारक नहीं बन सकता। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो सिर्फ एक तीर के द्वारा शो की जाएंगी उन्हें हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहेंगे, और जो दो तीरों के द्वारा प्रदर्शित की जाएंगी हम उन अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहेंगे। तो इसका डिस्कशन हम आगे चल के बाद में फिर करेंगे। तो ये हैं हमारे उत्पाद। तो देखो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उन पदार्थों को हम क्या नाम देंगे, अभिकारक। वो तीर से पहले लिखे जाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में उस अभिकारक से जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम नाम दे देते हैं क्या, उत्पाद। और उत्पाद आपके इधर की डायरेक्शन में लिखे जाते हैं, तीर के आगे उत्पाद लिखे जाते हैं, उससे पहले अभिकारक। अब जो अभिकारक होगा वो ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, वैसे ही ये आपके उत्पाद भी हो सकते हैं, वो अभिक्रिया पर डिपेंड करेगा। क्लियर बात? तो क्लियर हमारा हुआ क्या कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं हमारे, और रासायनिक परिवर्तन क्या है हमारे, इन सारी चीजों को हमने इसमें किया अभी क्या, डिस्कस आपसे। तो देखो बात करते हैं आगे, मैटर को क्लीन करते हैं अपन। नेक्स्ट हमें दे रखा है कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं इन्हीं चीजों के। उन एग्जाम्पलों की हम थोड़ी सी आपसे बात करते हैं कि क्या है भाई। ठीक है, देखते हैं। अब उदाहरण हमें दे रखा है किसका, रासायनिक परिवर्तन। जो भी हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया, उसके कुछ एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं जिससे हमें पता चले कि हाँ भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है भोजन का पाचन। हमारे शरीर के अंदर जो पाचन की प्रोसेस हो रही है, जिसकी वजह से जो भोजन पच रहा है और उस भोजन की वजह से हमें ऊर्जा जो मिल रही है, वो भी एक प्रकार का क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन। दूसरा, हम जो सांस ले रहे हैं, श्वसन की क्रिया जो हमारे शरीर के अंदर हो रही है फेफड़ों के माध्यम से, वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, देखा होगा आपने, लोहा जो है ना वो धातु है, और लोहे पर जंग लग जाती है, आपने देखा होगा, रस्टिंग हो जाती है, उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर की पपड़ी सी जमने लगती है। ये भी आपका एक क्या हो रहा है भाई, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा, मैग्नीशियम एक धातु होती है जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे। मैग्नीशियम क्या है, इसका भी जलना, मैग्नीशियम पीते का जलना या मैग्नीशियम टुकड़े का जलना, ये भी आपका एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन। और दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, क्योंकि दूध एक पदार्थ है, दही एक नए प्रकार का पदार्थ हो गया, लेकिन बना कैसे, दूध से ही बना है। तो ये भी आपका एक क्या है भाई, रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर बात? तो ये थे हमारे रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण, यही हमारी कुछ रासायनिक अभिक्रिया हैं कहलाती हैं। इस तरीके से हम एक देखकर अभिक्रिया को बता सकते हैं कि यहाँ पर जो अभिक्रिया है हो रही हैं वो हमारी कौन सी हैं, रासायनिक अभिक्रिया, या फिर हमारी जो होने वाली अभिक्रिया हैं वो कैसी हैं, भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन जहां होगा वहां भौतिक अभिक्रिया, और जहां रासायनिक परिवर्तन होगा वहां रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, हाँ हम कैसे पहचाने कि हाँ भाई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, और रासायनिक परिवर्तन होते समय क्या क्या परिवर्तन वहां पर होने वाले हैं, ये चीज हमें दे रखी है। देखो, रासायनिक परिवर्तन जब जब होगा तब तब पहली बात तो अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था मैंने आपको बताई थी अभी कि या तो पदार्थ ठोस होगा, ठोस से वो काय में बदल जाएगा भाई, या तो गैस में बदलेगा, ठीक है ना, या गैस से वापस काय में बदल सकता है, ठोस में, ऐसे भी पदार्थ हैं, या फिर गैस द्रव में बदल सकती है, या द्रव वापस ठोस में बदल सकता है। बहुत सारे परिवर्तन है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो पहली बात तो अवस्था परिवर्तन होना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट में दे रखा है जो भी हमारी अभिक्रिया हो रही होगी उसमें उसके रंग में भी परिवर्तन होगा भाई, रंग में भी बदलाव हो सकता है। दूसरा, उसके तापमान में भी परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब ये है या तो तापमान घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। दूसरा है कि उसके अंदर किसी न किसी गैस का उत्सर्जन होगा उस पदार्थ के निर्माण की वजह से। जो रासायनिक अभी पदार्थ हमने लिए हैं, अभिकारक जो लिए हैं, उनके मिलने की वजह से उसके अभिक्रिया के अंदर कहीं ना कहीं गैस का निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर क्या हो रहा है भाई, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन, यही है हमारे ये
जो कारण जो हमें ये बताते हैं। क्लियर? बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब कुछ रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने का हमारे पास एक तरीका दे रखा है कि हम कैसे लिखेंगे, जिस बात को भी मैंने आपसे अभी डिस्कस कर लिया था कि ये हमारे रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने का एक तरीका था। जैसे कि सबसे पहले हमें जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या लिखना पड़ता है, उसका शब्द समीकरण लिखना पड़ता है। शब्द समीकरण लिखने के बाद फिर हम उसके क्या लिखते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं, यानी मतलब उसका रासायनिक नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, शब्द समीकरण की, कि शब्द समीकरण क्या होता है। इसको लिखने का तरीका हम समझते हैं, शब्द समीकरण। ठीक है, अब शब्द समीकरण लिखने के लिए हमें पदार्थ लेना पड़ेगा, उस पदार्थ का कुछ तो नाम होगा। जैसे कि हमने एक पदार्थ ले लिया जिंक, जो कि एक धातु है जिंक, ये हमने एक धातु ले ली और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल, प्लस का साइन मतलब इन दोनों की आपस में क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया। अब जैसे ही इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो कुछ पदार्थ बनेगा। जैसे अभिक्रिया हमने कराई तो हमें मिला पदार्थ बना हमारे पास क्या, एक का नाम है क्या, जिंक सल्फेट, और दूसरा बन गया हमारे पास क्या, हाइड्रोजन। नाम सुना होगा भाई सभी लोगों ने हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, तो ये था हमारा शब्द समीकरण, मतलब उन पदार्थों के नाम लिखना, बस वो हमारे पास शब्दों के रूप में उसका नाम लिखना, वो हमारा शब्द समीकरण कहलाता है। ये हो गया हमारे पास। अब इसमें हम किसे क्या कहेंगे भाई, तो इधर हमने बोला था कि इधर वाले जो पदार्थ है ना, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा हमारे पास कहलाता है, जिसे हम कहेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इधर वाले पदार्थों को हम नाम देते हैं क्या, अभिकारक। ये हमारे अभिकारक कहलाते हैं, अभिकारक, या फिर हम इनको कह सकते हैं क्रियाकारक, क्रियाकारक। क्लियर बात? दूसरा इधर हमारे कहलाते हैं क्या, उत्पाद, उत्पाद, या हम इनको बोल देते हैं क्रियाफल, क्रियाफल। यस, तो तीर के जा साइड मतलब जिसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड RHS साइड में बनने वाले पदार्थ हमारे उत्पाद कहलाते हैं और LHS साइड में बनने वाले पदार्थ हमारे अभिकारक कहलाते हैं। तो ये था हमारा शब्द समीकरण लिखना का, जिंक सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनके मिलने की वजह से क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट, ये हमारा बनकर तैयार हुआ। अब हमें लिखना होता है इसका क्या, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब हमें इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना होता है, इसलिए हमें इन पदार्थों के रासायनिक सूत्र याद करने होते हैं। और एग्जाम में हमसे रासायनिक समीकरण भी पूछा जा सकता है, शब्द समीकरण, दोनों ही क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण लिखने का। इसके लिए हमें सबसे पहले हमें एक आवर्त सारणी जो दे रखी है, उस आवर्त सारणी के अंदर दिए हुए धातु अधातु तत्व हमें दे रखे हैं, उन तत्वों के हमें नाम याद करने पड़ेंगे, हमें सूत्र याद करना पड़ेगा, फिर हम आसानी से किसी भी शब्द समीकरण को हम रासायनिक समीकरण में बदल सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, इस जिंक की। हम सबसे पहले जिंक की बात करते हैं। ये जो जिंक हमें दे रखा है, जिंक, तो जिंक का सूत्र होता है, हमें याद करना पड़ेगा क्या, Zn। जी हमने लिख लिया है। और दूसरा हमें दे रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम तेजाब भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है हमारे पास H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, तेजाब, इसे रसायनों का राजा भी हम कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे पास हो गया। इन दोनों पदार्थों की जैसे ही हमने अभिक्रिया कराई, तो अभिक्रिया कराने पर हमें उत्पाद के रूप में क्या मिला, तो देखो अभी हमने लिखा था जिंक सल्फेट, तो भाई जिंक सल्फेट बन गया। जिंक सल्फेट का सूत्र होगा ZnSO4, भाई ये जिंक सल्फेट बन गया। प्लस साथ में निकला हमारा क्या, हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होता है H2, ये हमारी पास हाइड्रोजन हो गई। तो ये कहलाएगा, इसका नाम भी, शब्द समीकरण तो हम लिख चुके हैं, तो अब नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है कि Zn क्या है भाई, जिंक,
सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, H2SO4, और जिंक ZnSO4 क्या है, जिंक सल्फेट, और H2 क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो अभिक्रियाएं होती हैं ना, उन्हें हम कह देते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब ये जो पदार्थ है ना, वो पदार्थ हमारे ये है, जैसे कि जिंक हमें दे रखा है, जिंक Zn हमारी धातु है, यानी मतलब ये सॉलिड होती है। इनके कोष्टक में ब्रैकेट के अंदर ऐसे S भी बना रहेगा, S बना हुआ है, इसका मतलब ये सॉलिड है। अब मान लो H2SO4 के लिए L बना हुआ है, L, तो इसका मतलब ये लिक्विड है। ZnSO4 के लिए मान लो L बना हुआ है, तो ये भी क्या है, लिक्विड। और हाइड्रोजन के लिए मान लो ब्रैकेट के अंदर G लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, गैस होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पहले उसका शब्द समीकरण लिखेंगे, और शब्द समीकरण लिखने के बाद उसका हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे। तो ये होती हैं हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं। क्लियर? तो बात करते हैं आगे की तरफ, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आगे हमारे पास क्या, फिर से वही तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास फिर दे रखा है इसी रासायनिक समीकरण के बारे में, कि रासायनिक समीकरण क्या है हमारे पास। ठीक है, तो बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, देखते हैं। देखो, रासायनिक समीकरण की रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में जो तत्व होते हैं उनके प्रतीक, या उन्हें हम चिन्ह कह सकते हैं, वो हमें याद करने पड़ेंगे। प्रतीक या चिन्ह हमें याद करना पड़ेगा। तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद, ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है कि अभिकारक क्या होगा और उत्पाद क्या होगा। इनके रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लेके जाते हैं, उसे हम रासायनिक समीकरण कह देते हैं। कि जब भी मतलब हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, उसके अंदर जो भी पदार्थ दे रखे होंगे, उन पदार्थों के हमें प्रतीक या चिन्हों का उपयोग करना पड़ेगा। मतलब अभिकारक और उत्पाद के अंदर हमें उन्हें लिखना पड़ेगा। अब इनकी भौतिक अवस्था कैसी है वो भी लिखना पड़ेगा, कि मान लो कोई पदार्थ ठोस है तो उसके लिए S लिखेंगे, गैस है तो उसके लिए G लिखेंगे, और लिक्विड है, द्रव है, तो उसके लिए L लिखेंगे, और जलीय विलयन की अवस्था में है, एक्वस है, तो हम उसके लिए AQ लिखेंगे। इसकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या हैं हमारे पास, जैसे कि उसके लिए ताप चाहिए, उसके लिए दाब, उसके लिए उत्प्रेरक आदि को हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। जैसे कि कोई बहुत सी और भी चीजों की जरूरत पड़ी हमें, जैसे कि ये तीर का निशान है। अब मान लो हमें किसी अभिक्रिया को होने के लिए ज्यादा मात्रा में तापमान की आवश्यकता है, जैसे कि मान लो हमने 350 केल्विन तापमान ले लिया, इतने की जरूरत है, तो इस तापमान को हम इस अभिक्रिया का जो तीर का निशान जो हमें दे रखा है वहां उसको लिखना पड़ेगा। मान लो कोई उत्प्रेरक दे रखा है, जैसे कि मान लो हमने किसी निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया है, तो हम उसको तीर के नीचे भी लिख सकते हैं या फिर ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। अब दूसरे पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। भाई ये हमारे पास पॉइंट दे रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। तो इस बात को भी हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक ही उस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, इनकी भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, इनके रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इन सारी चीजों को हमने इसके अंदर क्या किया था, डिस्कस किया था। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए, तो बैलेंस करने का मतलब ये है कि भाई विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर क्या है कि किसी भी चीज का जब तक प्रैक्टिकल प्रूफ ना हो, जब तक वो साइंस नहीं है भाई, वो हमें प्रूफ देना पड़ता है। तो इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नियम दिए। इनमें से हमारे पास एक नियम है जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का जो तरीका है ना, वो हमारे पास इसलिए है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। मान लो हमारे पास, मान लेते हैं हम कि मान लो हमारे पास 100 ग्राम कोई पदार्थ है, और इस 100 ग्राम पदार्थ से हमारे पास कोई उत्पाद में बन रहा है भाई,
ये उत्पाद बनने वाला है, उत्पाद। और ये क्या है हमारे पास, अभिकारक, ये अभिकारक है हमारे पास। तो 100 ग्राम अभिकारक से हमारे पास कितने उत्पाद का निर्माण होगा भाई, सीधी सी बात जी है। तो भाई 100 ग्राम अभिकारक से 100 ग्राम उत्पाद का ही निर्माण होना चाहिए, ये है कहने का मतलब हमारा। तो मतलब कहने का ये है कि जिधर पदार्थ जितना हम लेंगे हमें उतना ही पदार्थ बनने के बाद मिलेगा। मतलब किसी भी पदार्थ को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर तो हमने पदार्थ लिया कितना 100 ग्राम और उत्पाद की तरफ हमारे पास पदार्थ बन गया कितना 200 ग्राम, ये संभव नहीं है। मतलब ये दोनों साइड क्या होना पड़ेगा, इक्वल इक्वल होना पड़ेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उपस्थित अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया हमारी कैसी है, संतुलित अभिक्रिया है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभिकारक में उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में उपस्थित अणुओं और परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है और उस रासायनिक अभिक्रिया को जैसे ही हम शब्द समीकरण में लिख के और उसका रासायनिक समीकरण लिख के चेक करेंगे, तो यदि दोनों साइड अणुओं परमाणुओं की संख्या द्रव्यमान की संख्या यदि बराबर है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम बोल देंगे यहाँ पे ये अभिक्रिया क्या है भाई, बैलेंस है। क्लियर बात। जैसे कि आपको एक पॉइंट में यहाँ पर दिखाया गया है, आपको बात करते हैं, देखो थोड़ा सा शो किया गया है आपके लिए, बाद बाकी थोड़ी सी मिस्टेक इसके अंदर दे रखी है, तो उसको हम आगे सही कर लेंगे। जब भी जैसे ही हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं बैलेंस करने के लिए जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वहां हम अच्छे से इन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करेंगे भाई, बैलेंस करेंगे आगे चल के। क्लियर। तो जैसे हाँ यहाँ पर हमें दे रखी है कि यहाँ एक रासायनिक समीकरण लिख कर दे रखा है, प्रत्येक को सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। इस तरीके से ये हमारे पास एक रासायनिक समीकरण दे रखा है, ये एपी दे रखा है जो कि कहलाता है हमारा क्या, लोहा आयरन। और ये हमें दे रखा है क्या, जल पानी। और Fe2O3 आयरन ऑक्साइड दे रखा है और ये हमारे पास हाइड्रोजन दे रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये चेक करना है भाई इसके अंदर कि इधर Fe है भाई, इधर Fe की संख्या कितनी है भाई, एक है। इधर H2O कितना है, एक। तो H2O में अब हमें गिनना पड़ेगा भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो, दो हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितना है भाई, एक है। यहाँ पे आयरन की बात करते हैं, तीर के इधर जो दे रखे हैं ना, वहाँ आयरन कितने हैं भाई, दो, और ऑक्सीजन कितने हैं, तीन, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो। तो भाई ये संभव कैसे हो गया कि एक आयरन से दो आयरन कैसे बन गए, और इधर एक ऑक्सीजन था, उस ऑक्सीजन से तीन ऑक्सीजन कैसे बन गए, और हाइड्रोजन तो दो हमारे पास हैं। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। इस तरीके की कोई अभिक्रियाएं संतुलित अभिक्रियाएं नहीं कहलाएंगी। तो ऐसे समीकरणों को जो संतुलित नहीं है उन्हें हम कह देते हैं असंतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं या असंतुलित समीकरण। असंतुलित संतुलित समीकरण, ये हमारा असंतुलित समीकरण कहलाएगा। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा कंकाली समीकरण भी कहलाता है, कंकाली समीकरण भी हम इसको कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे कि कंकाली समीकरण क्या होता है, तो घबराना नहीं है भाई। कंकाली समीकरण कोई अलग से एक कंकाली समीकरण नहीं है, असंतुलित समीकरण को, अनबैलेंस इक्वेशन को ही हम नाम दे देते हैं क्या, कंकाली समीकरण। 10th क्लास में आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो याद रखना है आपको, असंतुलित समीकरण को, जो समीकरण बैलेंस नहीं है, जिसमें अणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या या द्रव्यमान की संख्या बराबर नहीं है, उन्हें हम असंतुलित समीकरण कह देते हैं। और उसी समीकरण को हम नाम से जानते हैं क्या, कंकाली समीकरण। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अब इसको बैलेंस करने के बहुत सारे हमें तरीके दे रखे हैं, इसके अंदर जो तरीका दे रखा है उस तरीके से हम बैलेंस नहीं करेंगे। तो बैलेंस करने की जब बात आती है तो हम आगे अभिक्रिया को क्या करेंगे भाई, बैलेंस करेंगे। यहाँ बस आपको दिखाया था कि ये हमारा असंतुलित अभिक्रिया दे रखी है, और यहाँ थोड़ा सा बैलेंस करके भी आपको चेक कराया गया है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं दोनों ओर क्या समान है क्या। तो कुछ गुणा भाग इसके अंदर ऐसा करना पड़ता है, वो मैं आपको आगे की क्लास में कहीं ना कहीं, जैसे ही रासायनिक समीकरण हमारे बहुत सारे मिलेंगे उस समय पर मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम इसकी, कि हमें ये क्या दे रखा है।
कंकाली समीकरण याद रखना भाई, असंतुलित समीकरण को ही हम क्या नाम देते हैं भाई, कंकाली समीकरण। तो सभी लोग अपनी अपनी बुकों को ओपन करके आप आराम से घर पर स्टडी कीजिए, जो भी टाइम आपको दे रखा है। अभी आपके स्कूल की क्लासेज स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन आपकी क्लासेज आपके घर तक अभी भी अवेलेबल हो रही हैं। तो आप आसानी से अपने इस यूट्यूब चैनल पर कनावत अकेडमी का पर आपको लिंक आपके ग्रुप में स्कूल वाले बच्चों को ज़्यादातर क्लासेज मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो आप बढ़िया आसानी से अपने चैप्टरों को बढ़िया डिस्कस कीजिए, समझिए, कहीं यदि डाउट आता है तो आप इनको पूछिए। जैसे कि हमारे पास ये समीकरण दे रखा था, उस समीकरण की हम बात करते हैं। ये रहा। अब मान लो यहाँ पर देखो आगे 3 लिख दिया है, 3 लिख गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अब आयरन कितनी है भाई, हमारे पास 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 2 हैं। और ऑक्सीजन कितना है भाई, O4 ऑक्सीजन एक ही है यहाँ पर। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, एक है। अब यहाँ पे आयरन देखो कितने हैं, Fe3 यानी आयरन 3 है। ऑक्सीजन O4, ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 4 हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब ये हुआ देखो, Fe के आगे कितना लगा है, 3, तो Fe कितने हो गए, 3, मतलब आयरन कितने हो गए, 4। अब देखो पूरे H2O के आगे ये 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 का मल्टीप्लाई इस हाइड्रोजन के आगे 2 लगा हुआ है ना, उस 2 से करो, 4 दूनी 8, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, फिर 8 हो गए हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन के आगे भी 4 लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन भी आपके कितने हो गए भाई, 4 हो गए। तो मतलब हमें तीर के इस साइड 3 आयरन चाहिए, तो 3 आयरन है। ऑक्सीजन कितने चाहिए, 8, तो चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन 8 है कि नहीं है भाई हमारे पास, ये हमें चेक करना पड़ेगा भाई। 4 का दी मल्टीप्लाई इसके अंदर हो रहा है, तो भाई ऑक्सीजन तो इसके अंदर कितने हैं भाई, 4 ही हैं। तो है भाई ऑक्सीजन 4 ही है बिल्कुल। अब हाइड्रोजन चाहिए हमें, क्या 8 है क्या, तो हाइड्रोजन देखते हैं, 4 जीरा और 2 इधर हाइड्रोजन हमें दे रखे हैं, इसका मल्टीप्लाई होता है, हमेशा याद रखना है। तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए, 4 ऑक्सीजन भी हो गए, इधर 8 हाइड्रोजन, इधर भी 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इधर 4, ऑक्सीजन भी इधर 4, और आयरन इधर 3 और आयरन भी इधर 3। तो ये समीकरण हमारा कहलाएगा क्या, संतुलित समीकरण। इसको हम कह देंगे क्या, संतुलित समीकरण। समीकरण ये हमारा एक बैलेंस इक्वेशन बनकर क्या हो गई है, तैयार। और यही एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, तो इसको डिटेल किस तरीके से क्या हम बैलेंस करने वाले हैं, इस बात को मैं आपको आगे आपको समझाऊंगा। क्लियर, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा अच्छा पॉइंट हमें अगले उसमें दे रखा है। देखते हैं, देखो भाई अगले पॉइंट में हमें दे रखा है कि अभिकारकों एवं उत्पादों की तो भौतिक अवस्था लिखना। जैसे ही हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं, तो उन रासायनिक समीकरणों के अंदर उनकी भौतिक अवस्थाएं लिखी जाती हैं। भौतिक अवस्था लिखने का मतलब ये है कि यदि कोई पदार्थ उसके अंदर ठोस है तो हमें ठोस लिखना पड़ेगा, यदि कोई पदार्थ उसके अंदर द्रव है तो हमें उसको द्रव लिखना पड़ेगा, और यदि कोई गैस है तो हमें उसको गैस भी लिखना ही पड़ेगा। ठोस के लिए हम सॉलिड की बात करते हैं, तो उसके लिए हम क्या बना देंगे भाई, एस, द्रव के लिए लिक्विड एल, और गैस के लिए हम क्या बना देंगे, जी बना देंगे। उससे हमारी पहचान हो जाएगी कि क्या है। देखो ठोस के लिए एस लिखेंगे, द्रव के लिए एल लिखेंगे, एल, और गैस के लिए, और यदि कहीं पर जलीय विलयन दे रखा है, मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा है या नमी है, जिसे हम कहेंगे कि भाई वो कुछ गीला है, गीला मात्रा में, तो उसके लिए हम AQ लगाएंगे। जलीय विलयन को हम कहते हैं एक्वस विलयन। ठीक है, जलीय विलयन के लिए AQ लगाएंगे। जैसे कि मान लो यहाँ दे रखा है लिखने के लिए आपके लिए कि Fe, लोहा कैसा है भाई, ठोस होता है, धातु होती है, तो ये कैसा है, सॉलिड। हमने एस लिख दिया, इसके अंदर सॉलिड है भाई। पानी, यहाँ पर पानी जो हमने लिया था ना, वो पानी देखो गैस फॉर्म में होगा तब भी उसका सूत्र H2O होगा, बर्फ के फॉर्म में मतलब सॉलिड होगा तब भी उसका सूत्र क्या होगा, H2O, और लिक्विड होगा तब भी उसका सूत्र क्या होगा, H2O। तो यहाँ पर जो पानी था ना, वो पानी हमने किस फॉर्म में लिया है, गैस, तो मतलब पानी गैसीय अवस्था में है। ठीक है, और ये था, ये एक्वस AQ अवस्था में है, और ये हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में। तो हमें जब भी अभिकारक एवं उत्पादों को लिखते हैं, तो लिखने के साथ उसके साथ में हमें उनकी भौतिक परिस्थितियों को भी लिखना होता है। क्लियर बात। अब दे रखे हैं कि कुछ आवश्यक परिस्थितियां हैं, जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक
आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। तो ये बात हम पहले ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। तो अब आ जाती है हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभी तक की क्लास के अंदर हमने आपको डिस्कस किया है, क्या हमारे पास ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर की भौतिक परिवर्तन क्या है भाई हमारे पास। सबसे पहले हमने इसी बात से ही हमने चैप्टर की क्या की थी, शुरुआत की थी कि भौतिक परिवर्तन क्या है हमारे पास। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन। और दूसरा हमने पढ़ा था कि अभिकारक क्या होते हैं भाई, अभिकारक, अभिकारक या इन्हीं को हम कह देते हैं क्या, क्रियाकारक। ये हमारे क्रियाकारक। दूसरा है हमारा क्या था, उत्पाद बन रहा था अभिक्रिया के अंदर, उत्पादों को ही हम बोल देते हैं क्या, क्रियाफल। तो ये नाम कभी आए ये आपको याद रखना है अभी से ही, जब तक आप इन शब्दों पर ध्यान नहीं दोगे, अदरवाइज फिर आप इन अभिक्रियाओं को नहीं लिख पाओगे। तो ध्यान से आपको हर एक शब्द का मतलब समझना है। तो उत्पाद है, उत्पाद को ही हम क्या नाम दे देते हैं, क्रियाफल भी उसी को नाम दिया जाता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था भौतिक अवस्थाओं के बारे में कि भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं। भौतिक अवस्था, जब तक भौतिक अवस्था क्लियर नहीं होगी तब तक भी हम रासायनिक अभिक्रिया को नहीं लिख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमारा जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, उस नियम के बारे में कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब हमने जितने पदार्थ क्रिया करने के लिए हुए हैं, उससे उतने ही पदार्थों का क्या होने वाला है भाई, निर्माण होने वाला है। उतने ही पदार्थ आपके बनेंगे, यही है। अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ तो हम उस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया नाम नहीं देंगे। उसको असंतुलित अभिक्रिया भी कह सकते हैं, कंकाली समीकरण भी कह सकते हैं, या वो और किसी प्रकार की अभिक्रिया हो रही होगी। रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमेशा हमेशा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं देखने को एग्जाम में आपको 2024-25 में कहीं ना कहीं मिलने वाला है भाई। और इस बार का रिजल्ट आप लोगों ने देखा, बड़ा अच्छा रिजल्ट, अच्छे एग्जाम हुए, जिसमें बहुत से बच्चों की अच्छी अच्छी परसेंटेज बनी हुई हैं। तो सभी लोगों ने बड़े अच्छे से मेहनत की। आप भी अभी से मेहनत अपनी करना स्टार्ट कर दो। तो सभी लोगों का रिजल्ट 9th क्लास वाले स्टूडेंटों का आ गया है। कुछ स्कूलों की क्लासेस ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन क्लासेज भी स्टार्ट कर दी गई हैं, और आपके भी स्कूल में आप बात कीजिए, वहाँ भी आपकी क्लासेज ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं, या ऑफलाइन जैसे ही जुलाई सेशन आपका स्टार्ट होगा वहाँ आपको ऑफलाइन मटेरियल मिलेगा। तो अभी से आप कुछ सब्जेक्टों की क्लासेज को कंप्लीट करना कर दीजिए। क्लियर। तो अब हमें दे रखा है क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो ये जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हमें दे रखे हैं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा हम आगे आने वाली क्लास के अंदर करेंगे। उससे पहले सभी लोग यहाँ तक का जो मटेरियल हमने पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक आज की जो क्लास हमारी रही थी, बड़ा बेसिक लेक्चर जो था आपका, जिसके अंदर हमने एनसीईआरटी की हर एक लाइन को डिस्कस किया था कि क्या रासायनिक अभिक्रिया है, क्या उत्पाद है, क्या अभिकारक हैं। जब हर एक पॉइंट को आप नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे, तब तक आप इस केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है आपका साइंस के अंदर, केमिस्ट्री का जो पोर्शन है भाई आपका, फर्स्ट पोर्शन आपका केमिस्ट्री है भाई, तब तक ये केमिस्ट्री का पोर्शन जो कि करीबन 5 पार्ट आपको दे रखे हैं, इसके बाद केमिस्ट्री के 5 पार्ट आपको गिवन हैं, तो ये 5 पार्ट आपके क्लियर नहीं होने वाले हैं। तो आप बड़े बेसिक तरीके से अच्छे से, कहीं भी यदि डाउट लगता है बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, उसको पूछिए, बिल्कुल आपका जो भी डाउट होगा वो क्या किया जाएगा, क्लियर कराया जाएगा। तो सभी लोग अगेन अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल के अंदर जितने भी फ्रेंड हैं आपके, उन फ्रेंडों को भी अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए उन लोगों को, जिससे कि उनकी भी तैयारी अभी से एक चैप्टर का आपकी शुरुआत अच्छे से बिल्कुल बेसिक लेवल से हो जाए। तो जैसे ही आपका जुलाई सेशन आएगा, जब तक आपका पता चले चैप्टर ही क्या हो, वो सिलेबस ही
मतलब साइंस का जो सिलेबस आपका दे रखा है वो करीबन 80 या 70% कंप्लीट हो चुका होगा, जिससे कि आप बाकी के अदर सब्जेक्टों पर अपना क्या दिमाग फोकस करोगे। बाद बाकी का आपका ये रिवीजन में भी चलता रहेगा। फिर आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे, उन क्वेश्चनों की भी हम चर्चा आपके सामने करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली क्लास में इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट जो होगा, उस सेकंड पार्ट के अंदर अपन आगे की जो रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं को आपसे डिस्कस करेंगे और आगे चैप्टर को अपन एंजॉय करेंगे। तो जितना भी मैटर आपकी समझ में आया है तो आप बिल्कुल लाइक करके हमें बताइए, कमेंट करिए कि सर यहाँ कहीं हमें थोड़ा सा डाउट था, इस डाउट को भी हमें क्लियर कीजिए। तो आपकी तैयारी का समय अब बड़ा जोर शोर से 2024-25 का सेशन आपका शुरुआत होता है। बड़े अच्छे लेवल से अच्छे मार्क्स लाने के लिए अपनी तैयारी पर अभी से फोकस करना शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।